नीट का एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो गया क्योंकि बताया जा रहा है कि उसमें पेपर लीक हुए। अलेजिडली ऐसा कहा जा रहा है, आरोप है। और भी हमें करप्शन, भ्रष्टाचार ये हर जगह दिखाई देता है और लोग नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि नेता तो बाद में भ्रष्ट हैं, पहले जनता ही भ्रष्ट है। आप आज किसी से भी बात करें तो वो यही कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप जनता से बात करें तो वो ये रोती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। आप नेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहता तो कहीं पर भी नहीं है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, पर यह व्यवहारिकता का एक आईना सा ही है कि है, हर जगह पर है। फिर नीट का एग्जाम हुआ, अभी कोई अकेला एग्जाम नहीं है जो लीक हुआ, पहले भी लीक हुआ। अब लीक हुआ क्यों? किसी ने किया, अपने आप नहीं हुआ। किसी ने क्यों किया? उसकी लाभ कमाने की इच्छा, पैसा कमाने की इच्छा। लीक करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो पास हो जाएंगे, मेरा सेंटर चल पड़ेगा, लोगों को लगेगा कि इनके बच्चों के पास में पहले। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में अतिरिक्त कमाई का, जल्दी कमाई का, बिना मेहनत के कमाई का एक इच्छा पैदा होगी और उसी के कारण से बेईमानी का एक दौर शुरू होता है, भ्रष्टाचार का दौर शुरू होता है। क्या भ्रष्टाचार का समाधान भी वेद है? जो भी कुछ किया है उसका कर्म भुगतना तो पड़ेगा ही, शुभ या अशुभ। बिल्कुल जो सटीक जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई, वेद के माध्यम से हमें बताई, आर्य समाज ठीक उस व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखता है और किसी को भी कभी भी धोखा देने का ना आज तक काम किया और ना ही भविष्य में धोखा देने का काम करने का आर्य समाज का कोई मंतव्य या कोई ऐसा विचार है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस एक और ख़ास नए एपिसोड में, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ कल्चरल, कुछ सिविलाइजेशनल, कुछ जियोपॉलिटिकल विषयों पर। और इसी बीच हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली प्रतिनिधि सभा के जनरल सेक्रेटरी श्री विनय आर्य जी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा, आपने समय दिया चर्चा का। सीधा मैं विषय पर आऊँगा क्योंकि एज ए यूथ आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास है और क्योंकि मैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास तो समस्याओं की लिस्ट भरी पड़ी है। और एक क्योंकि आप एक इतने बड़े संगठन के एक जिम्मेदार एक सदस्य हैं, एक व्यक्ति हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो युवाओं के पास है और उसका सल्यूशन ज़्यादातर नहीं मिलता है। अधिकांश जो देश में संगठन हैं वो सिर्फ दान, प्रचार और रैली निकालना और यहीं तक सीमित हैं। इंटेलेक्चुअल फोर्स भारत में कोई दिखती नहीं है। यदि वाकई में इंटेलेक्चुअल फोर्स की बात करें जो वेद के आधार पर कार्य कर रही हो या साइंस के आधार पर कार्य कर रही हो या जिसका केंद्र विद्या हो, तो जैसे अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो गया क्योंकि बताया जा रहा है कि उसमें पेपर लीक हुए। अलेजिडली ऐसा कहा जा रहा है, आरोप है। और भी हमें करप्शन, भ्रष्टाचार ये हर जगह दिखाई देता है और लोग नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि नेता तो बाद में भ्रष्ट हैं, पहले जनता ही भ्रष्ट है। जनता को काम ही अपना भ्रष्टाचार से करवाने की आदत पड़ चुकी है। तो इसको लेकर आप समाज में क्या देखते हैं? क्योंकि इससे अभी युवा बहुत परेशान भी है और आप सोशल मीडिया देखेंगे तो लगातार लोग खुल करके कभी किसी पुलिस कर्मचारी पे, कभी किसी वकील पे, कभी किसी जज पे लोग इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं कि हाँ हमारा काम इस तरह से नहीं हो रहा है और सोशल मीडिया पर ये कैंपेन की तरह, एक्टिविज्म की तरह चल रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या है मोहित जी, आपने शुरुआत अपनी इस बातचीत की है या भ्रष्टाचार आदि के लिए ज़्यादा दोष राजनेताओं को दिया जाना चाहिए या ज़्यादा दोष आम जनता को दिया जाना चाहिए, या इसके पीछे का वास्तव में दोषी कौन है? आप आज किसी से भी बात करें तो वो यही कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप जनता से बात करें तो वो ये रोती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। आप नेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहता तो कहीं पर भी नहीं है कि भ्रष्टाचार होना चाहिए, पर यह व्यवहारिकता का एक आईना सा ही है कि है, हर जगह पर है। और मैं जो इसको सामान्य रूप से देखता हूँ, लोकतंत्र का लोकतंत्र की जितनी खूबियाँ हैं, विशेषताएं हैं, अब खूबियाँ विशेषताएं जहाँ पर होंगी कहीं ना कहीं न्यूनताएं भी होंगी और लोकतंत्र की उन न्यूनताओं का किसी ना किसी रूप में परिणाम जो है वो भ्रष्टाचार आज बन चुका है। अब एक व्यक्ति अपने मकान का नक्शा पास करवाने जाता है, वो चाहता है कि जैसा सरकार ने मापदंड दे रखे हैं वैसा ना हो,
मैं कुछ अपने लिए लाभ ले लूं। अब वो ऑफिसर को जा कर के कहता है कि भाई मेरा आप ये कार्य कर दें, ऐसा नहीं ऐसा कर दें। ऑफिसर को लगता है कि भैया अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा। अब शुरुआत कहाँ से हुई? जो गलत काम करवाना चाहता था, शुरुआत कस्टमर से हुई। उसको लगा कि ठीक है भाई, अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है मैं कर दूंगा। अब जब उसने ऐसा कर दिया तो इसको एक आदत पड़ गई या उसको एक लाभ दिखने लग गया। अब उसी लाभ दिखने के चक्कर में नियम बनाने वालों ने कुछ ऐसे नियम बनाते चले गए जिसको लगता हो कि आम आदमी उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। जब फुलफिल नहीं कर पाएगा तो अपना काम कराने के लिए हमारे पास आएगा। ये एक तरह से चक्र बन गया और उसी चक्र में हम सभी चले आ रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उस सिस्टम से बाहर आकर के बैठ जाता है। भाई तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं। ये एक ऐसी व्यवहारिकता बन गई, हम सभी इसको पहचान रहे हैं। अब बात सारी यहाँ पर आती है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यानी शुरुआत कौन करे। कोई व्यक्ति जाकर के कह दे कि भाई मैं बिल्कुल नहीं 1 रुपया दूंगा, मेरा बिल नक्शा पास करके दो एज पर लॉ। अब एज पर लॉ नक्शा कोई पास कराने जाए ना हो तो उसके आगे वो कोर्ट में जाए कि भाई मेरा नक्शा पास नहीं करते। उसकी लड़ाई लड़े कौन? इतनी लंबी लड़ाई लड़े कौन? उसको लड़ाई का सस्ता रूप यही दिखता कि ठीक है भाई, इसको जो लेना देना दे करके इसको पास करा ले भाई। और इसी चक्कर से ये समाज फिलहाल बाहर नहीं आ पा रहा। अभी नीट का एग्जाम हुआ, अभी कोई अकेला एग्जाम नहीं है जो लीक हुआ, पहले भी लीक हुआ। अब लीक हुआ क्यों? किसी ने किया, अपने आप नहीं हुआ। किसी ने क्यों किया? उसकी लाभ कमाने की इच्छा, पैसा कमाने की इच्छा। लीक करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो पास हो जाएंगे, मेरा सेंटर चल पड़ेगा, लोगों को लगेगा कि इनके बच्चों के पास में पहले। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में अतिरिक्त कमाई का, जल्दी कमाई का, बिना मेहनत के कमाई का एक इच्छा पैदा होगी और उसी के कारण से बेईमानी का एक दौर शुरू होता है, भ्रष्टाचार का दौर शुरू होता है। देखा जाए तो नियतों से काम बनने वाला नहीं है, कि मतलब नियत दिखाने से या फिर बोलने से काम तो बनने वाला नहीं है। इसके लिए तो किसी ना किसी को भी, कोई भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जो इसके लिए डंके पे खड़ा हो जाए। ऐसी अभी बहुत सरकारें ऐसी आई जो केवल ईमानदारी के नाम पर आई। उन्होंने कहा हम ईमानदार हैं, उन्होंने कहा हम लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल सरकार से भी ऊपर होगा। सरकार में आने के बाद लोकपाल नहीं बन पाया। मैं पॉलिटिकल इशू नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक मुद्दा उठा रहा हूँ। लोगों ने बड़ा भरोसा किया कि लोकपाल बनाएंगे, लोकपाल सरकार की भी गलतियों को देख सकेगा, दूर कर सकेगा, ऑर्डर कर सकेगा। लेकिन सरकार बनाने के बाद उनको भी समझ में आ गया कि हमारे ऊपर भी कोई और होगा तो हम काम कैसे करेंगे। अच्छा है बुरा की मैं कर ही नहीं रहा हूँ, गलत करने की मंशा या क्या है, लेकिन अब वो लोकपाल जो होगा वो भी मनुष्य है, वो भी गलत को सही कह सकता है और सही को गलत कह सकता है। इसी कारण से अपने ऊपर कोई किसी को बैठाना नहीं चाहता। इन्हीं कारणों से अब पॉलिटिकल उन्होंने गेन भी किया, भ्रष्टाचार के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन मामला खराब होता चला गया। आगे वो नहीं बन पाया, एक्चुअली बन ही नहीं पाए लोकपाल। तो कुल मिलाकर के मैं अगर ये बात कहूँ, लोकपाल के डर से, कानून के डर से ये चीज़ें होने वाली नहीं है, क्योंकि कानून को इम्प्लीमेंट कराने वाले भी मनुष्य ही हैं। मनुष्य है। और आपका कहना है कुल मिलाकर मनुष्य के मन का दोष है ये कि उसमें वासना है, और वासना है तो उसमें लोभ है। लोभ है, केवल एक चीज़ उसको दूर कर सकती है इस चीज़ से, और वो चीज़ उसको दूर अगर कर सकती है तो ईश्वर के प्रति अगाध विश्वास ही उसको दूर कर सकता है। अगर उसको ये यकीन हो जाता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ईश्वर तो मुझे फल देगा ही देगा, बाकी मैं किसी से बच जाऊँ चाहे ना बच जाऊँ, जब तक उसको ये स्पष्ट नहीं है ना, भ्रष्टाचार होता रहेगा। दुनिया में कोई ताकत उसको रोकने वाली नहीं, कोई ताकत उसको खत्म करने वाली नहीं। अब वो विश्वास होगा नहीं होगा वो एक नया चीज़ चल पड़ी। अभी तो समस्या ये है कि ईश्वर मतलब हमारे कर्मों का फल देगा। यहाँ तो समस्या ये चल रही कि ईश्वर भी है या नहीं। हाँ, नहीं मानते हैं लोग। अब ना मानने के पीछे लॉजिक कहाँ काम आ रहा है? वो काम कहीं ना कहीं यही आ रहा है, क्योंकि ईश्वर को मानने लग गए तो फिर ये लॉजिक आएगा कि ईश्वर करता है कि हमारे कर्मों का फल देता है, इसलिए बेहतर है कि उसकी एग्जिस्टेंस को ही नकार दिया जाए, वह है ही नहीं भैया। तो एक नई एक पीढ़ी डेवलप हो रही है इसी चीज को लेकर के, उसको डेवलप करने को आधुनिकतावाद के साथ जोड़ दिया गया कि ये पुरातनवाद है, जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं पिछड़े और इसलिए हम अपनी मस्ती में रहे हैं। हाँ, ये असली तो है ही नहीं कुछ भी। तो इसको केवल नेताओं के जिम्मेदारी से डालना मैं तो कम से कम ठीक नहीं समझता। आम व्यक्ति की जिम्मेदारी पूरी है। अगर उसने ठान लिया कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, कुछ चांसेस तो आएंगे समस्या के और किसी को सहना पड़ेगा।
यानी किसी के बलिदान के बिना आज़ादी नहीं आ सकती। वो ठीक है, किसी का बलिदान तो हुआ तभी आज़ादी आई, ये भी बलिदान ही है। कौन देता है, कौन आगे आता है, संसार उसको देखता, दुनिया उसको वही देखती बात है, मनुष्य लोग। हर कोई चाहता है भगत सिंह हो, लेकिन वो मेरा बेटा ना हाँ, हो। मोरलेस आप इसी रूप में इसको कह सकते हैं कि हर कोई चाहता तो है, लेकिन समस्या वहीं आ जाती है कि उसको, वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने वाली स्थिति आ जाती है कि उसको कौन बांधे। तो मेरा अगला प्रश्न इसी पर था, जो आपने थोड़ा हिंट भी कर दिया, कि भ्रष्टाचार हो या दुनिया की कोई भी समस्या हो, मैं हर जगह ऐसा कहता रहा हूँ और ऐसा मानता हूँ कि हर चीज़ का समाधान दर्शन है, फिलॉसफी है और वेद है अंत में। तो क्या भ्रष्टाचार का समाधान भी वेद है? और क्योंकि वेद है तो इसमें आर्य समाज भी कुछ कर सकता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि पूरा हम इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करें। ये बेहद गंभीर और गहरी चर्चा है। हकीकत यह है कि वेद का मनुष्य के साथ में जिस तरह का ज्ञान देने का एक क्रम बना, उसको मनुष्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रम एक ही था, कर्म और उसका फल। ये दोनों शब्द ही अपने आप में पर्याप्त हैं। और इस सारी सृष्टि में अगर बहुत बड़ी सच्चाई है कोई, सबसे बड़ी सच्चाई है कोई, तो वो यही है, जिसको कोई ना आज मानना चाहता, ना कोई उसको फॉलो करना चाहता। वेद में इसका समाधान है कि आप जो करोगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अब वो ये सोचता है, यार कौन मुझे को फल देगा मेरा, मैं तो बहुत बड़ा शक्तिमान आदमी हूं। जो फल देता वो नजर आता, वो आता सरकार, वो आती है कोर्ट, वो आती है पुलिस। ये तीन लोग नजर आते हैं जो फल दे सकते हैं। इन तीनों को अगर मैंने मैनेज कर लिया, फिर फल की चिंता नहीं है। और जो ईश्वर फल देते हैं उसको मैंने मैनेज कर रखा है अपने चढ़ावे से, गंगा के नहाने से, मोतीमाला पहनने से और चक्कर लगाने से, कहीं ना कुछ 40 दिन तक लगातार जाने से, सेवा करने, वो मैंने इसका तरीका बना लिया। अब व्यक्ति को जब ये बता दिया जाए, इसको समझा दिया जाए कि भैया तुम्हारे कर्म जो भी तुमने करे वो गलत अगर कर्म है तो उनको पाप का फल मिलना है, तो गंगा में जाके नहा लेना, मिल जाएगा, वो धुल जाएगा। उसको ये यकीन हो जाए तो फिर वो क्यों ना करेगा हर बार पाप का कर्म। वो तो इसलिए करेगा, उसको लाइसेंस, टाइप ऑफ लाइसेंस हो चुका। तो जिन मनुष्यों से, सरकारों से, पुलिस से दंड मिलना था, उनको तो मैनेज कर लिया गया दूसरी तौर तरीकों से। और जो ईश्वर था उसके लिए मैनेजमेंट करने के लिए हमें अलग अलग स्थान मिल गए। यहाँ नहा लो मुक्ति, यहाँ दर्शन कर लो मुक्ति, यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो मुक्ति, इतना परसेंटेज तो दान करना ही चाहिए अपने भ्रष्ट कमाई का, वो मुक्ति। जब ये रास्ते खुल गए तो वेद तो बड़ा स्पष्ट है, अवश्यम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृताकृतम शुभाशुभम। मंत्र पूरा है, क्योंकि मैं वेद का विद्वान नहीं हूँ इसलिए पूरा मंत्र मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो स्पष्ट है। जो भी कुछ किया है उसका कर्म भुगतना तो पड़ेगा ही, शुभ या अशुभ भुगतना पड़ेगा। अब जब ये बात बच्चे के या व्यक्ति के दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए, बचपन में एक महात्मा प्रभु आश्री जी की पुस्तक थी, उसका नाम था डरो वह बड़ा ज़बरदस्त है। वो शानदार पुस्तक थी, उसमें उन्होंने यही समझाया था कि भाई ईश्वर बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन आप जो कर्म करते हो समय आने पे उसका फल मिलता ही मिलता है। अब वेद, मैं ये कहूँगा कि वेद का एक यही वाक्य अपने आप में पर्याप्त है, वेद का एक यही शिक्षा अपने आप में पर्याप्त है कि वो ईश्वर है जो आपके कर्मों का फल देने वाला है। मुझे लगता है कि इसके बिना और इस कंसेप्ट को माने बिना कि दुनिया की कोई ताकत आपको पाप के कर्मों के फल से नहीं बचा सकती, जब तक ये कंसेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं। कोई तरीका ही नहीं है उसको रोकने का, कोई तरीका बना ही नहीं है जब तक मैं अपने आप में ये संतुष्ट नहीं हो जाता। मैं तो मानता हूँ कि वेद के बिना, वेद की बात के बिना भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं किसी भी कीमत पर। इसमें अगला बिंदु ये आता है, मैं इसे एक सिविलाइजेशनल वॉर की तरह देखता हूँ। मैं अपनी बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसा अभी आपने कहा कि इसका एकमात्र समाधान हमें वेद दिखता है, लेकिन ये बात हजम नहीं होती है। जो भी व्यक्ति सुन रहा होगा उसे लगेगा यार मैं नीट की तैयारी कर रहा था,
पेपर लीक हो गया और मेरी सारी की सारी तैयारी बेसिकली वेस्ट हो गई। अब दोबारा एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं। इसमें वेद क्या करेगा? तो मैं इसमें हमेशा ये विचार रखता हूँ कि कोई भी अपराध या कोई भी पाप पुण्य होता है वो विचार से होता है। आप कितनी ही क्रांति कर लें, कितनी ही मीडिया स्ट्रांग कर लें, आप पूरी सेना बना लें, फोर्स बना लें, आप जबरन किसी अपराध को होने से केवल तब तक रोक सकते हैं जब तक कि आपके पास फोर्स है। लेकिन यदि कोई क्रिया स्वतः होगी, अपने आप होगी, तो वो विचारों से होगी। ये विचारों का युद्ध है, वैचारिक युद्ध है। तो इसमें जितनी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस मुझे अब तक दिखी है, और यदि मेरे सामने आपकी बजाय कोई और व्यक्ति होता जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता, तो भी मैं यही प्रश्न करता। वो ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर हिंदुत्व के प्रचार से या धर्म के प्रचार से ये तात्पर्य लेती है कि हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, हम आधार कार्ड में हिंदू हैं, इसलिए हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है। यदि वो आधार कार्ड में हिंदू नहीं होते, मुस्लिम होते या क्रिश्चियन होते, तो शायद उनके लिए ये एक्टिविज़म इस तरह से काम नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं जिस तरीके से वैदिक एक्टिविज़म को देखता हूँ, या महर्षि दयानंद के विचारों को देखता हूँ, या आर्य समाज को भी देखता हूँ, तो संगठन के रूप में नहीं देखता हूँ, एक विचार के रूप में देखता हूँ। और यदि वो विचार ठीक नहीं होता तो मैं उस विचार के बारे में बात नहीं कर रहा होता। तो यानी विचार का ठीक होना सबसे पहली कसौटी होनी चाहिए, जिस पर कोई भी संस्था कार्य नहीं कर रही है। इसलिए मैं इसे एक सिविलाइजेशनल वॉर की तरह देखता हूँ। जैसे अभी यूएसए और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई भी दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यदि मेरा विचार ठीक नहीं है तो मैं क्यों भारत की रक्षा करूं? यदि मुझे भारतीय होने की सिद्धि ही नहीं है अपने मन में, तो मैं पाकिस्तान से अपनी रक्षा कर क्यों रहा हूं? केवल यदि इसलिए हमारे लोग काम करेंगे कि मैं क्योंकि फौजी हूं, क्योंकि मैं रॉ में काम कर रहा हूं, आईबी में काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीआरपीएफ में, और क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है इसलिए मैं भारत का काम कर रहा हूं, तो उससे अधिक सैलरी यदि कोई उसे विरोधी पार्टी का व्यक्ति देगा तो वो उसके लिए काम करेगा। लेकिन यदि उसे पूरा विश्वास होगा अपने मत पे, जैसा कुछ लोगों को होता भी है, कुछ अन्य मजहबों को, भले वो सही हो गलत हो वो बाद की समीक्षा है, लेकिन अपने मन में उन्हें पूरा विश्वास होता है, जिसे हम कट्टरपंथ कहें या जो भी कहें, तो उन्हें कोई कितना ही पैसा क्यों न दे दे, उनकी कोई बिक्री नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने विचार को इतना सुदृढ़ करना चाहिए कि फिर पैसा उसके आगे छोटी चीज़ हो जाए। तो इस विचार को सुदृढ़ करने में आर्य समाज क्या कोई ऐसा योगदान दे सकता है जिससे सब युवाओं को कोई आशा हो? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मोहित जी, कभी कभी लोग आज के समय में कहते हैं कि आर्य समाज में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, युवा नहीं आते। मैं उसका उदाहरण दिया करता हूँ कि अगर आर्य समाज में दैनिक यज्ञ होता है सुबह, अगर आर्य समाज के उस दैनिक यज्ञ के बारे में हम भी लोगों के अंदर ये प्रचलित कर देते, कोई 40 दिन तक लगातार यज्ञ में आकर के अगर आहुति डालेगा उसको लड़का हो जाएगा। अगर हम भी ये प्रसिद्ध कर देते कि आर्य समाज के निरंतर 50 दिन तक यज्ञ में आकर के आहुति डालने से आपका बिजनेस चल पड़ेगा, तो मुझे ये विश्वास है, मुझे इतना विश्वास है कि इस प्रचार के होने से हजारों लोग आकर के सामग्री खरीद करके आहुतियाँ डालने लगते, और हजारों लोगों में से कम 50-40% के तो लड़का हो ही जाता। और वो जो जिनके लड़का हो जाता वो हमारी बात को पुष्टि मानने लगते दुनिया के सामने। और बिल्कुल सही कहा था विनय जी ने या पंडित जी ने, 40 दिन तक मैं आहुति दे के आया हूँ, मेरा लड़का हो गया, 40 दिन तक मैं आहुति दूंगा, मेरा व्यापार चल पड़ा। लेकिन ये होता जाता, और इसके होने के पश्चात में वो जो 50% लोग थे, 40% लोग थे, वो इतना ज़्यादा प्रचार कर देते हमारी इन बातों का कि आर्य समाज के अंदर लाइन लगी करती, लंबी लंबी लाइनें लगती। क्योंकि यज्ञ के प्रति तो वैसे ही हिंदू जनमानस के अंदर एक स्वाभाविकता से श्रद्धा है, स्वाभाविकता से, क्योंकि जन्म जन्मांतर की श्रद्धा है ये। हम उसको और कैश कर लेते तो आर्य समाज मंदिरों के बाहर में रेडियां भी लगी होती, कोई सामग्री बेच रहा होता, छोटे छोटे पैकेट, कोई घी के पैकेट बेच रहा होता, कोई समीरा बेच रहा होता, कोई और सुगंधित पदार्थ बेच रहा होता, कोई कपड़े बेच रहा होता, कोई पीत वस्त्र बेच रहा होता। लोग भी श्रद्धा से खरीद करके लाते, आहुति भी देते और चढ़ावा भी चढ़ा के जाते। आर्य समाज में भी आज करोड़ों रुपए का चढ़ावा आ रहा होता। लेकिन आर्य समाज ने कभी भी किसी भी व्यक्ति को धोखा देने का काम नहीं किया। आर्य समाज ने हमेशा बिल्कुल सपाट रुख रखा, जो है वो ही रखा कि आर्य समाज में आने से या ना आने से, आहुति देने से या ना देने से, आपके कर्म का मिलने वाला फल से आप बच नहीं सकते। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ी बात है कि हमने कभी भी आर्य समाज में आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रपंचों का उपयोग नहीं किया। इसका दूसरा पक्ष देखिए, एक व्यक्ति कह रहा है कि फलाना बड़ा सिद्ध मंदिर है,
वहाँ पर आप अगर आएंगे या चढ़ावा चढ़ाएंगे तो आपका सब कुछ होने वाला है। एक कहता है वो फलाना धाम है, एक कहता है वो फलाना दरबार है, एक कहता है कुछ, एक कहता है कुछ, और व्यक्ति हर जगह जा रहा है। जिसको जहाँ का रास्ता पता लगता है वो बेचारा वहाँ चला जाता है, किसी के कहने पे चलो शायद कुछ हो ही जाए, चलो कि शायद कुछ हो ही जाए। जब ना यहाँ पर होता, ना वहाँ पर होता, ना वहाँ पर होता, ना वहाँ पर होता, चारों तरफ से वो निराश हो जाता। अंत में वो ये कहने लगता भगवान भगवान कोई नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। यानी कि वो उस ईश्वर से विश्वास ही उठा बैठता है, फिर उसका हर किसी से विश्वास उठ जाता है, हर ईश्वर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आर्य समाज बिल्कुल जो सटीक जो व्यवस्था ईश्वर ने बनाई, वेद के माध्यम से हमें बताई, आर्य समाज ठीक उस व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखता है और किसी को भी कभी भी धोखा देने का ना आज तक काम किया और ना ही भविष्य में धोखा देने का काम करने का आर्य समाज का कोई मंतव्य या कोई ऐसा विचार है। जो अभी आपने कहा उसी पर मेरा अगला प्रश्न है कि ये हम सब ने इतिहास में पढ़ा है और लगभग सभी लोग इससे एग्री करते हैं, क्योंकि फैक्ट है एक समय पर आर्य समाज ने बहुत बड़ी क्रांति चलाई थी, एक पूरा रेवोल्यूशन आर्य समाज ने खड़ा किया था। लेकिन आज भी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। जैसा हमने करप्शन की बात की, पॉलिटिकल डिके चल रहा है, कल्चरल कोलैप्स हो रहा है, एजुकेशन में बहुत भारी पतन देखने को मिल रहा है। आधुनिकता में भी भारत एजुकेशन में पीछे हैं और वैदिक एपिस्टमिक सेंस में तो है ही। तो ऐसा भी नहीं कि हम आधुनिकता में भी शिक्षा में बहुत आगे हैं, हम अनुसरण ही कर रहे हैं, अनुगमन ही कर रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का प्रतिपादन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आर्य समाज इतना एग्रेसिव आज के समय क्यों नहीं दिखता है, या यदि दिखता है तो किस प्रकार दिख रहा है? देखिए, आर्य समाज ने हमेशा से वैचारिक मार्गदर्शन किया है व्यक्ति का। ये देखे बिना कौन आर्य समाज को फॉलो करता है, कौन आर्य समाज को फॉलो नहीं करता। स्पष्ट रूप से जो बात सही है वो कह दी, सामने वाले को सूटेबल लगती हो ना लगती हो, आर्य समाज ने इस बात को कभी विचार नहीं किया। वही कारण था कि आर्य समाज लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सका। और आज भी मैं ये कहूँगा कि जिस बात को आपने कहा है, आर्य समाज ने करोड़ों मनुष्यों को उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए स्वभावता ही मजबूर कर दिया। कोई उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, उसने अपनी बात कही, लगातार 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 कहने का प्रभाव ये पड़ा कि जिन बातों को धर्म के नाम पर एक अकाट्य बात कहा जाता था, आज वो पूरी तरह से उलट चुकी हैं। बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, हर व्यक्ति ये कहता था, साधु भी, संत भी, बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी यही कहते थे बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। आर्य समाज ने स्पष्ट कहा बेटियों को पढ़ाना ही चाहिए। विरोध हुआ, खूब हुआ, इतना हुआ कहने के नहीं, जबरदस्त हुआ, अनवरत हुआ, लंबे समय तक हुआ। आज क्या है? आज जितने भी वो विरोध के स्वर थे, जो धर्म के नाम पर ये कहा करते थे कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, आज वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? खूब पढ़ा रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। अब ये परिणाम किसका है? आर्य समाज द्वारा निर्लेय भाव से कही गई सत्य बात का प्रभाव है। ये समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, 7 समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, 7 समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कहते रहे, चलता रहा। अनेक लोग नहीं जा पाए, और जो लोग गए उनको धर्म भ्रष्ट मान के समाज से अलग करने के भी अनेक उदाहरण हमारे सामने। ऋषिदान ने कहा समुद्र पार जाने से किसी प्रकार का कोई धर्म भ्रष्ट, क्योंकि धर्म तो आचरण का नाम है, आचरण बनाने की वस्तु है। अगर आप यहाँ पर वो गलत आचरण करते हैं तो यहाँ भी भ्रष्ट होगा, और वहाँ जा करके तो परिणाम क्या हुआ? आज जितने भी इस तरह के महानुभाव जोर जोर से धर्म के नाम पर, धर्म की बड़ी बड़ी पीठों पर बैठ करके बोला करते थे, आज वो सब विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जीत किसकी हुई? उस विचारधारा की। आर्य समाज की जीत नहीं मैं कहता, उस विचारधारा की जीत हुई, जिस विचारधारा को आर्य समाज शाश्वत मानता था, सही मानता था, और उसने उस समय खुल करके उस बात को कहा। अब बात आई कि आज हम क्या कर रहे हैं, आर्य समाज आज क्या कर रहा है। मैं आज भी स्पष्ट कहूँगा कि एक सबसे बड़ी अच्छाई आर्य समाज की जो है कि आर्य समाज ने अपनी बेसिक विचारधारा से मुंह नहीं मोड़ा। उदाहरण मैंने दे दिया। आर्य समाज के पास लोग कम आ पाएँ, ज़्यादा आ पाएँ, आर्य समाज में चढ़ावा चढ़े या ना चढ़े, लेकिन आर्य समाज ने कभी किसी प्रपंच का उपयोग नहीं किया झूठ बोल करके कि आप हवन में आइए, आपको ये आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कहा। ये भी आर्य समाज की बड़ी जीत है।
ये विचारधारा की युद्ध है आज के समय में। ये बात आपकी बिल्कुल सच्ची है कि आने वाला समय लाठी तलवार या बड़े बड़े टैंकों का नहीं है, आने वाला समय विचारधारा का युद्ध का समय है। विचारधारा कौन सी जीतेगी? जो सच्ची होगी। विचारधारा कौन सी जीतेगी? जो शाश्वत होगी। लेकिन इन दोनों में शर्त एक है कि वो विचारधारा सामने वाले को पता तो होनी चाहिए, उसको कोई बताने वाला तो हो। हजारों लोग गंगा में जाके पाप धोने की बात कर लेते हैं, अगर उनको ये पता ही नहीं है कि गंगा में जाने से पाप नहीं धुलते तो रुकेंगे कैसे? इसलिए मैं ये बात मानता हूं कि आर्य समाज को इस आधुनिक युग में फैल रहे भ्रष्टाचार और अंधविश्वासों के खिलाफ जिस गति से, जिस एग्रेसिवनेस से काम करना चाहिए था, उस एग्रेसिवनेस और उस गति में जो कभी हमारी थी, हमारी पहचान थी, उसमें कमी तो आई है। लेकिन 150 वर्ष का एक लंबा समय बीतने के कारण से बहुत चीजें, क्योंकि आर्य समाज लोकतांत्रिक संगठन है। लोकतांत्रिक, मैंने आपसे बताया, लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी होती हैं और उसी के साथ साथ कुछ न्यूनताएं भी जुड़ी होती हैं। उन न्यूनताओं को काबू करते हुए अगर उनकी विशेषताओं का लाभ लेते हुए लोकतंत्र चलेगा तो ये सोने की तरह से रहेगा। लेकिन उन न्यूनताओं में अगर हम फंस गए, जिसमें कि आर्य समाज भी किसी ना किसी रूप में 150 सालों में अनेक अलग अलग तरह के अलग अलग लोग भी आए बीच में, उनकी कभी कभी विचारधाराएं हावी भी हुई, उनकी चीज़ें, और हम कहीं ना कहीं विवादों में भी, थोड़े से आपस के विवादों में भी किसी ना किसी रूप में आ गए। लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। जहाँ तक विचारधारा की बात है, आर्य समाज को फॉलो करने वाला व्यक्ति विचारधारा में आज भी पूरी तरह से एक है। वो अपनी विचारधारा से दाएं और बाएं नहीं है। अगर कोई आपस के विवाद हैं भी, तब भी उसकी विचारधाराओं को लेकर के आपस में कोई विवाद नहीं है। विवाद हैं संचालन को लेकर के, विवाद हैं किसी मैनेजमेंट के स्किल या तरीके के तौर तरीकों को लेकर के विवाद हैं। सिद्धांत के मतभेद आर्य समाज के किसी भी वर्ग विशेष में या व्यक्तियों में नहीं है, तो ये एक अच्छाई है। लेकिन विरोध ना हो, मतलब आपस में मतभेद ना भी हो, लेकिन वो उनको दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो आज एग्रेसिवनेस और मार्ग और नए टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए था, उनमें कुछ कमी है। और मुझे अच्छा लगता है जब युवा आर्य समाज को समझते हैं और आर्य समाज के बारे में जानकारी करने की इच्छा रखते हैं और आर्य समाज के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, जब उनको पता लग जाता है। मैंने ये देखा है, जब आर्य समाज के सिद्धांत को या आर्य समाज की विचारधारा को जो व्यक्ति गंभीरता से सुनता है और समझ लेता है, उसके बाद वो दाएं और बाएं नहीं जाता। ये मैंने इस चीज़ को महसूस किया। जब तक नहीं पता थी तब तक वो जो कर रहा था ठीक है, लेकिन जब पता लग जाती है उसके ऊपर वो चिंतन और चिंता कर लेता है, फिर वो दाएं और बाएं नहीं। ये अब हमारे ऊपर है कि हम 10 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, 10,000 तक अपनी बात पहुंचा सकें, या 10 लाख तक, या 10 करोड़ तक। ये हमारी एफर्ट्स पर निर्भर है। एग्री कि वो एफर्ट्स हमारे पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हुए हैं, जिनको और तेज़ी से गति दे करके बढ़ाने की आवश्यकता तो है। इसी बीच एक और विवादित प्रश्न जो लगभग सभी लोगों के मन में है, और इससे मैं खुद एग्री नहीं करता हूं जो आरोप ये लगता है, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न उठता है तो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि क्या ये कहना ठीक है कि आर्य समाज एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से धीरे धीरे एक मैरिज सर्टिफिकेशन कंपनी बन गई और आर्य समाज केवल और केवल शादियां करवाता है? ये एक भ्रम जैसा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है आसपास हर जगह, गांव शहर। आपने ये शब्द लिया भ्रम जैसा है, तो मैं ये तो जरूर कहूँगा कि आर्य समाज शादियाँ तो कराता है, पर कराता क्यों है? और समाज की कौन सी समस्या को समाप्त करने के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था? भयंकर जातिवाद। यानी कि ये हिंदू के बीच में इतनी खाई बना दी गई थी, अलग 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 अलग, पहले मुख्य जाति, उसके बाद में उपजाति, उसके बाद में गोत्र, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बना दी गई। और उन जातियों के मध्य आपस में विवाह नहीं हो सकते थे, और अगर हो जाते थे तो उनकी संतानों को उनका हक नहीं मिलता था सरकारी तौर पे, क्योंकि उस विवाह को अवैध मान लिया जाता था। आर्य समाज ने इसका चिंतन किया कि जातिवाद समाप्त कैसे होगा जब शादियां ही नहीं होंगी एक दूसरे के, जिनको जाति मान लिया गया, मैं उनके आधार पर बोलता हूँ। तो आर्य समाज ने 1937 में आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट बनवाया, जिसमें पहली बार ये प्रावधान हुआ कि हिंदुओं के मध्य जो भी अलग अलग जातियां हैं, उनमें अगर आपस में विवाह होगा तो आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट में मान्यता प्राप्त हो जाएगा। अब इस कारण से हजारों नहीं लाखों शादियां आर्य समाज के प्लेटफॉर्म पर होनी शुरू हुई, जातिवाद की दीवारें टूटी, उसका समाज को पूरी तरह से लाभ मिला। आज अगर जो जातिवाद की दीवारें आज से 100 साल पहले थीं, 150 वर्ष पहले थीं,
आज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरी तरह समाप्त हो गए, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर हैं उसको जिंदा रखने के, खासकर राजनीति, खासकर वोट का कारण एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसको जिंदा रखने का। लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत जातिवाद की वो कट्टरता आज समाप्त तो हुई है। अगर हुई है तो उसके पीछे आर्य समाज में होने वाले विवाह और उनके नए बनने वाले परिवारों का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है। अब बात यह है कि क्या आर्य समाज रेवोल्यूशन नहीं कर रहा, केवल शादियां करा रहा, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, भयंकर बड़ा भ्रम है। अगर मैं आज ये कहूं कि आर्य समाज जिन 100 कामों को कर रहा है उनमें से एक काम शादी है जो थोड़ा सा ज्यादा प्रचलित हो गया। वो ज्यादा प्रचलित क्यों हुआ, इसी पर मेरा प्रश्न है कि ये ज्यादा प्रचलित इसलिए हुआ कि कहीं ना कहीं नकली आर्य समाजें भी बन गईं, जिन्होंने आर्य समाज की इस ब्रांड को अपने हित के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। एक आर्य समाज मंदिर जो दो कमरे का, एक कमरे का बनाया, उसके बाहर आर्य समाज मंदिर लिख दिया, शादी कराई, पैसे ले लिया। आम आदमी को ये नहीं पता था कि असली आर्य समाज मंदिर कौन सा है, नकली आर्य समाज मंदिर कौन सा है। हाँ, तो इस कारण से बहुत सारी गलत शादियां, उस एक्ट का उसमें दुरुपयोग, ये सब हुआ है। बिल्कुल हुई, और उसी के कारण से कहीं ना कहीं कोई गलत हुई तो उसके कारण बदनामी भी आर्य समाज की हुई। तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ जो काम किया जाना चाहिए था वो किया गया भी है। दिल्ली में हमने हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा किया नकली आर्य समाजों के खिलाफ कि भाई इसकी आर्य समाज की जो 100 काम होते हैं उनमें से 100 में से 99 तो नहीं निकले हुए, शादी कराता है। तो हाई कोर्ट ने हमारी बात को धैर्य से सुना भी, समझा भी, और 5 आर्य समाजों पर पाबंदी भी लग गई। लेकिन यही भ्रष्टाचार का एक बड़ा रूप है, नए नए नाम से फिर से रजिस्ट्रेशन करवा लेना। हमने फिर उसके खिलाफ भी चर्चा की, उसके खिलाफ भी बातचीत की कि आर्य समाज के नाम से रजिस्ट्रेशन ना हो सकता हो तो उसने आर्य मैरिज मंडल नाम से करा लिया, दूसरे नाम से, चौथे नाम से, 5वें नाम से करा लिया। ये एक अनवरत एक प्रोसेस सी बन गई, जो एक को मारो तो दूसरा, दूसरे को मारो तो तीसरा टाइप की। लेकिन ये बात आपकी मैं पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता हूँ कि हमारी रिवोल्यूशनरी जो हमारी फोर्स थी वो समाप्त हो गई, बिल्कुल नहीं हुई। आज हम पूरी तौर पर देश के सामने घटने वाली या समाज के सामने घटने वाली जो जो समस्याएं सामने आती हैं उनके खिलाफ पूरी तरह से काम कर रहा है आर्य समाज आज भी। आज से 15 वर्ष पहले हमने एक चिंतन किया था कि आने वाले समय में हिंदू समाज की कौन सी बड़ी समस्याएं हैं, राष्ट्र की, आप हिंदू समाज को एक मिनट के लिए छोड़ भी दें, एक मिनट के लिए, राष्ट्र के सामने कौन सी बड़ी समस्याएं हैं। उनमें से एक हमने समझी थी रिश्ते बचाइए, महासम्मेलन, परिवार छोटे हो रहे हैं। नहीं, 15 साल पहले की बात करता हूं मैं। आज देश के बड़े बड़े प्रमुख संगठनों के लीडर भी इस बात को मंचों से कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा होने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया ने कोरिया का हाल देख लिया, इस दुनिया ने जापान का हाल देखा, इस दुनिया ने इटली का हाल देखा, इस दुनिया ने वर्तमान में रशिया का हाल देखा, और इस दुनिया ने वर्तमान में चीन का हाल देखा। और इन 7-8 देश जो भी मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे के सारे अपनी पॉपुलेशन की कमी का अंदाज़ा लगा चुके हैं, और आने वाले समय में उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा उसका भी अंदाज़ा लगा चुके हैं। हमने इस बात को उठाया, हम इस बात के लिए लोगों के बीच में गए, इस बात को ज़बरदस्त तरीके से जनता तक पहुंचाया, व्यक्ति तक पहुंचाया जो एक सोच नहीं पा रहा था। उसने कहा बात तो ठीक है, संतान तो होनी चाहिए, संतान के बिना संसार आगे कैसे चलेगा, और अच्छी संतान के बिना कैसे चलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, जिन मुद्दों को आर्य समाज ने आज से 150 साल पहले उठाया था, आज वो मुद्दे पूरी तरह से, एक तरह से सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। बेटियों की शादियाँ हो रही हैं, वो विधवाओं की शादियाँ हो रही हैं, विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था। जातिवाद तोड़ करके, जाति पाति तोड़ करके हजारों शादियां रोजाना हो रही हैं, आर्य समाज ने इसका मुद्दा उठाया था। समुद्र पार बेधड़क लोग होकर जा रहे हैं और उनका उसकी चिंता नहीं है कि मैं धर्म से अलग हो जाऊंगा। अपनी बेटियों को लोग पढ़ा भी रहे हैं और बड़ी बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोल रहे हैं। तो ये समाज में उस समय यही रिवोल्यूशंस थे, ये उस समय आज ये फुलफिल हो चुके हैं, और जो नहीं हुए हैं स्टिल आर्य समाज उनके खिलाफ काम करता। आज भी आर्य समाज की सैकड़ों वीडियो अंधविश्वास के खिलाफ, आज भी सैकड़ों वीडियो भविष्य फल के खिलाफ, आज भी सैकड़ों वीडियो मोती माला पहनने से ये हो जाएगा, चंदन का तिलक लगाने से ये हो जाएगा, उसके खिलाफ आर्य समाज अपनी जागृति के लिए वो काम कर रहा है लगातार। ये बात ठीक है कि ये समाज जो है अप एंड डाउन चलता है, कभी कभी वो फोर्सेस, क्योंकि वो उनको अपने उस वर्किंग से पैसा मिलता है। एक व्यक्ति भविष्य फल बता रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, और एक व्यक्ति उस भविष्य फल को बताने वाले का विरोध कर रहा है। भविष्य फल बताने वाला तो लाखों रुपए कमा लेगा, विरोध करने वाले के पास में विरोध करने के लिए जो साधन चाहिए वो कहां से आएगा, वो कौन प्रोवाइड कराएगा।
इसलिए आर्य समाज कहीं ना कहीं साधनों की कमी से जूझता तो है, लेकिन स्टिल सीमित साधनों में आर्य समाज ने अपने विचारधारा को दुनिया तक पहुंचाने में कोई कसर खास शेष नहीं रखी। स्पीड बढ़नी चाहिए नो डाउट, लेकिन शादियां ही आर्य समाज की पहचान है, ये सुन के दुख होता है, क्योंकि शादियां होना जातिवाद की समाप्ति का एक बहुत बड़ा कदम था उस समय, जो उस समय कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आर्य समाज ने उस समय वो किया, आज वो समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, अंधविश्वास पाखंड के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में सैकड़ों कार्यक्रम कर रहा है। शादियाँ कराना तो उनका एक भाग है। ऐसा ना माने कि शादियाँ कराना ही आर्य समाज का काम है। शादियाँ, विवाह करवाना गुण कर्म स्वभाव के साथ और बाहरी आडंबर और दिखावे के बिना कि हम करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, सादगी से विवाह कराइए। बहुत अच्छे अच्छे परिवार हैं हमारी। अभी पंजाब केसरी बहुत पहचाना जान पहचाना न्यूज़पेपर है, उनकी जो दिल्ली की अध्यक्षा हैं श्रीमती किरण चोपड़ा जी, उन्होंने दो बेटे के उनके विवाह हुए। दोनों बेटों का विवाह आर्य समाज मंदिर के अंदर हुए, सादगी से हुए, शांति से हुए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, बिना आडंबर, बिना बाहरी दिखावे और धार्मिक रीति रिवाज के साथ में पूरी ढंग से पूर्ण होना, वो आर्य समाज की पहचान रही है, लेकिन डजंट मीन कि ओनली पहचान है। ये एक स्कोप हमें दिखाता है मिनिमलिज्म का, अपरिग्रह का, कि ठीक है जिसके पास धन है वो तो करे, कोई उसका विरोध नहीं है, लेकिन जिसके पास धन की कमी है वो कहीं ये ना सोचे कि ये रोकूंगा। जिनके पास धन है जब वो करते हैं तो जिनके पास धन नहीं है उनको अपने आप में हीनता फील होती है बहुत बड़ी कि हमारे पास धन नहीं है। हाँ हाँ, बेटी को लगता है कि फलानी बेटी की शादी तो करोड़ों रुपया खर्च करके हुई, मेरे बाप के पास धन नहीं है, मेरी माँ के पास धन नहीं। ये जो हीनता फील कराना है, ये भी कोई समाज और सोसाइटी के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब धनपति व्यक्ति भी इस प्रकार से करेगा तो जिसके पास धन नहीं है वो भी इसे करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। एक बात ये आपने बिल्कुल सटीक बात कही, और इसी चक्कर में हजारों बेटियों के माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, घर को गिरवी रख देते हैं, और इन कारणों से समाज में और नई नई तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं। इसलिए आर्य समाज में सादगी से विवाह करने का जो प्रचलन था वो बढ़ना चाहिए। हम आर्य समाज में आमंत्रित करते हैं व्यक्ति को आए, सादगी से वेद के जिस तरीके से वेद में विवाह संस्कार कराना लिखा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ विवाह संपन्न कराए जाते हैं। ठीक, तो इससे इतना स्पष्ट होता है जो बातें हमें विनय जी ने बताई कि यदि आपको अपने आसपास कहीं कोई ऐसा मंदिर दिख रहा है जो केवल शादियां करवाता है, वहां वकील बैठा है और कोई कार्य नहीं हो रहा, तो 99.99% वो धोखा है। आप उसकी शिकायत करें कि वो आर्य समाज के हेड ऑफिस में, आर्य समाज 15 हनुमान रोड भी आप लिख करके भेज सकते हैं। बहुत लोगों की शिकायतें आती हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं, और क्लैरिफाई करने का कोर्ट में सबूत देते हैं कि आर्य समाज मंदिर नहीं है, कोर्ट भी फेवरेबल ऑर्डर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि महानुभावों का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए सही। और हमारी वेबसाइट पे वो लोग देख सकते हैं thearyasmaj.org पे दिल्ली में कौन कौन से आर्य समाज वैलिड हैं जहाँ पे आप विवाह कराएं तो कोई दिक्कत ना हो आपको। लोगों तक संदेश कि ये वो आर्य समाज नहीं है जिसके बारे में आप उसे क्रांति का पर्याय मानते हैं, ये कुछ और है। तो इससे उसे अलग देखने की आर्य समाज है ही नहीं, यहाँ पे केवल शादियाँ हो रही हैं, और आप पीछे जाएंगे ना देखने, उनका नाम आर्य समाज मंदिर की जगह कुछ और ही होता है। आर्य समाज विवाह सेवा समिति, आर्य समाज विवाह समिति, ऐसा कोई नाम होते हैं उनके, तो आर्य समाज है भी नहीं वो। इसलिए मैं सावधान भी करना चाहूँगा, आप जो व्यवस्थित आर्य समाज है, नियम पूर्वक बने हुए आर्य समाज हैं, आप उनमें आइए, उनके अधिकारियों से मिलिए। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर प्रॉपर बुक करना और उस तरह की चीजें हैं जो मैं क्योंकि खुद में जानता हूं। लंबी लड़ाई लड़ भी रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं और अलग अलग हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में अच्छी सफलता मिलेगी और ज्यादा, लेकिन अवेयरनेस अपना एक अलग पार्ट है, तो अवेयरनेस आपके माध्यम से इस तरह की वेबसाइट्स देखकर मैं खुद समझ जाता हूँ, मैं खुद क्योंकि जानता हूँ आर्य समाज के सिस्टम को, तो पता चल जाता है कि ये उस सिस्टम का भाग नहीं है, पर आम जनता नहीं समझ पाती है। तो खैर हम आगे बढ़ाते हैं इस विषय को। तो जो हमारे युवा साथी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स को कंज्यूम करते हैं, उनको ये डिस्कशन बहुत पसंद आएगा कि लोग जानना चाहते हैं आर्य समाज एक्चुअल में राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, या उसका कोई और ही वैकल्पिक मार्ग है। इसे हम किस श्रेणी में रखें? आर्य समाज जो एक्टिविज्म सोसाइटी में करता है या वो राजनीति को जिस तरह से देखता है, तो वो राइट विंग में आता है, लेफ्ट विंग में आता है, या उसका कोई अपना अलग विंग है? देखिए, राइट और लेफ्ट विंग जो है किसी को भी डिपिक्ट नहीं करते। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये
संसद में बाएं बैठने वाले और दाएं बैठने वालों के लिए राइट विंग और लेफ्ट विंग बने थे। तो आज भी हम उसी रूप में ढोते चले जा रहे हैं, तो इनकी व्याख्या का बदलना ज़रूरी है। हम इनकी व्याख्या के आधार पर निर्णय नहीं करते कि आर्य समाज किसके साथ है, ठीक है, क्योंकि इनकी अपनी कोई सार्थक अपनी व्याख्या है ही नहीं। हम इस व्याख्या के फ्रेम को ही सस्पेंड करते हैं। ये बेसिकली व्याख्या का फ्रेम ही गलत है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। अब अगर कॉमनली देखा जाए तो राइट विंग मतलब राइट यानी सीधा यानी सही, लेफ्ट मतलब उल्टा। लेकिन जब मैं ये कहूंगा तो वो मान लिया जाएगा कि राइट विंग का सपोर्ट हो रहा है। इसलिए मैं इसकी व्याख्या मैंने जाकर के सोसाइटी के हर व्यक्ति को मालूम है क्या सही और क्या गलत है। कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये जानता ना हो क्या सही और क्या गलत है। हर व्यक्ति समझदार है, हर मतदाता समझदार है। आज के समय में पढ़े लिखे इस दुनिया के अंदर किसी को ये बताना क्या ठीक है क्या गलत है मुझे नहीं लगता उचित है। उसको मालूम है। हाँ, भ्रम पैदा करना आसान हो जाता है। भ्रम पैदा जातियों के नाम पर किया जाता है, भ्रम पैदा धर्म के नाम पर किया जाता है, भ्रम पैदा क्षेत्रवाद के नाम पर किया जाता है। तो उन सब चीज़ों से आर्य समाज अपने आप को बिल्कुल भी जोड़ने को तैयार नहीं। आर्य समाज ना जातिवाद के आधार पर राजनीति को ठीक समझता, ना धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति को ठीक समझता, और ना ही क्षेत्रवाद के नाम पर की गई राजनीति को ठीक समझता। आर्य समाज जो वेद की वो विद्या है जो राजा के कर्तव्यों को डिफाइन करती है। आर्य समाज राजा के कर्तव्यों को ये समझता है। जो राजा के कर्तव्य अकॉर्डिंग टू वेद, और बाद में अगर मैं कहूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी राज विद्या लिखी, राज विषय लिखा कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। मुझे लगता है कि आर्य समाज प्योरली उसी के आधार पर ही राजनीति का पक्षपाती है, पक्षधर है, जो उसके आधार पर हो। उसमें बहुत शानदार बात लिखी, ऋषि दयानंद ने उसकी व्याख्या की, और ऋषि दयानंद के राजनीतिक चिंतन के ऊपर अनेक ग्रंथ भी लिखे गए हैं। उनमें उन्होंने लिखा जिस राज्य की न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाती है वो राज्य मृतक अवस्था में जाने को चल पड़ता है। आज हमें खुद अब एनालिसिस कर लेना चाहिए कि भारत की न्याय व्यवस्था मजबूत है तो हम मजबूत हैं, और भारत की न्याय व्यवस्था कमज़ोर है तो हम कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी मैं ये कहता हूँ, सोचता हूँ कि यूरोपियन देशों की न्याय व्यवस्था और अमेरिका जैसे देशों की न्याय व्यवस्था ही उनको आज मजबूत बना के रखे हुई है। न्याय होता है, जल्दी होता है, ऐसा नहीं लटका है, ऐसा नहीं कि लटका है। मैंने अनेक देशों की न्याय व्यवस्था के उदाहरण पढ़े हैं, जाना है, समझा है, वहाँ के सिस्टम्स को समझा है। मुझे लगता है भारत के अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए। तो अभी आपने जो बात की थी आर्य समाज किस तरह की राजनीति को ठीक मानता है, आर्य समाज वेद के अनुसार मतलब जिसमें राजा का मुख्य काम न्याय करना हो। न्याय ये बहुत बेस है भाई। मैं कहता हूं कि अगर हम राजा की व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राजा का मुख्य काम क्या है। ये तो फिर राजा का मुख्य काम न्याय करना और दंड देना। सही कह रहे हैं आप। रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ये तो फिर छोटी चीज है। ये तो न्याय में ही आ जाएगी फिर सब। मतलब इसको, हाँ, न्याय में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि राजा के कर्तव्य क्या क्या हैं उनमें भी ये सब चीजें आ जाएगी। राजा ये कहना कि ठीक राज्य व्यवस्था का अर्थ है अच्छी रोडें बन जाना, ये बात शोभा नहीं देती। ये शोभा नहीं देती, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। ये काम तो प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हुआ, सड़कें बनाने के लिए हुआ, हवाई जहाज चलाने के लिए हुआ, रेल चलाने के लिए हुआ, बिजली बनाने के लिए हुआ, लेकिन दो चीजों में नहीं हुआ, ना तो पुलिस में हुआ और ना न्याय में हुआ। क्यों? क्योंकि राजा का यही मुख्य काम है। अगर यही राजा से छूट गया और इसी में राजा कमजोर पड़ गया, देश नष्ट हो जाएगा। इसलिए दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि पुलिस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, किसी कंपनी को ठेका दे दिया गया भी तुम पुलिस का काम संभालो। कोई और कर ही नहीं सकता, कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि मुख्य काम राजा का यही है। ना आर्मी का, क्योंकि दंड देना, चाहे अपने व्यक्ति को दंड देना पुलिस और बाहरी व्यक्ति को दंड देना है तो आर्मी। ये दोनों काम किसने रखे? सरकार के पास। ये दुनिया में हर चीज प्राइवेट हो गई। पासपोर्ट बनाना तक सरकार ने प्राइवेट कर दिया, लाइसेंस बनाना तक प्राइवेट कंपनियों के ठेके पे कर दिया।
तो आपका कहना है कि अगर हमें सरकार से कुछ मांगना है तो न्याय। बेसिकली अगर रोड बनानी है तो वो तो मैं भी एक एनजीओ बनाकर बना सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं पुलिस नहीं बन सकता। पुलिस नहीं बन सकता और न्यायाधीश नहीं बन सकता। ये काम तो राजा का ही है। और अगर उसमें वो कमजोर पड़ रहा है, उसमें राज व्यवस्था कमजोर पड़ रही है, उसमें राज सत्ताएं कमजोर पड़ रही हैं, समझ लेना कि आपका देश नीचे की ओर, रसातल की ओर जा रहा है। और जिसमें जितना त्वरित न्याय होता है, जिस राज सत्ता में जितना त्वरित न्याय होता है, उस राज सत्ता की उन्नति, उस देश की उन्नति उतनी ही तीव्रता से होती है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि आर्य समाज किस राजनीति को प्रश्रय देता, आर्य समाज उस राजनीति को सपोर्ट करने की तैयारी करता जिसमें न्याय व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने की और सोच चल रही हो। ठीक, ये बहुत बढ़िया कॉल टू एक्शन हमें मिला है कि अगर आपको सरकार से कुछ मांगना है तो ये मत मांगिए कि रोड बना दो, नहीं मांगिए। ये मांगो कि पुलिस को ठीक करो, बस न्याय व्यवस्था को ठीक न्याय व्यवस्था करो। ठीक अगर वो फास्ट ट्रैक होगी तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि वहीं से सारी चीजें, बिल पास होना, नक्शा पास, सब वहीं से जुड़ा हुआ है। सब कुछ नहीं, संसद भी कुछ गलत करती है तो उसको रोकने के लिए भी न्याय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी व्याख्या करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट बैठी है। लेकिन अगर वही गड़बड़ हो गई, फिर आपका माली वाली मारिस कुछ भी कोई भी नहीं है। कुछ भी गलत हो रहा है तो एट द एंड गिरफ्तारी तो खाकी वर्दी वाला ही करेगा ना, हाँ, सिस्टम तो। और उस गिरफ्तारी से छुड़वाने के लिए फिर भी न्याय व्यवस्था के पास जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट न्याय व्यवस्था। इसलिए फाइनली ऋषिदान के एक एक शब्द के अंदर बहुत गहराई है। ऋषिदान बहुत शानदार बात लिखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। राजा को ईश्वर के बाद में सबसे बड़ा माने। अब सोचिए क्यों लिखा उन्होंने बात, क्या इसलिए कि वो सब कुछ करता है, सड़कें बनाता है ना, न्याय, क्योंकि हाँ, मानवीय व्यवस्था में न्याय देना राजा का काम है, वहां दंड देना ईश्वर का काम है। और उस वाली न्याय व्यवस्था में ईश्वर का काम है। इसलिए ऋषिदान ने लिखा कि ईश्वर के बाद राजा को माने, दंड देना। राजा का सम्मान सबसे ज्यादा करे। क्यों? जिसका सम्मान कर रहा है फिर उससे अपेक्षा भी होती है, आप जिसका सम्मान करते हो उससे अपेक्षा भी होती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आर्य समाज उस राजनीति का पक्षधर है, ना राइट का ना लेफ्ट का, जो न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में ईमानदारी से काम करती हो। क्यों हमने एक राजनीति पार्टी को आगे बढ़ाया था? इसलिए कि दो लोगों ने समझा था कि शायद ये सबसे ज्यादा ईमानदारी है, और लोकपाल बनाए, नहीं बना पाए। व्हाट्स एवर रीजन, मैं किसी को आरोप नहीं लगाता दूसरों ने बनाई नहीं बनाई, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया केवल कि लोग उसको बेहतर मानते हैं जो न्याय को पारदर्शी, त्वरित और बेहतर बनाने की दिशा में काम करने का एक संकल्प व्यक्त करता है। वही राजनीति सही राजनीति है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये सेंट्रल इलेक्शन आ गया कि हमें न्याय और दंड इस पे फोकस करना है, न्याय सब और ठीक हो दंड जाएगा। व्यवस्था जहां पर ठीक हो जाएगी, वो देश अपने आप उन्नति की तरफ चलता चला जाएगा। क्योंकि दंड व्यवस्था अच्छी होगी तो रोड बनाने वाला भी ठीक काम ही दंड करेगा। देने के लिए न्याय व्यवस्था चाहिए। तो इसलिए कोई भी वो राजनीति अच्छी है जो इस दिशा में काम करती हो। मेरे कुछ और अंतिम प्रश्न कि जैसा मैंने पहले यूएसए ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारे भी कुछ पड़ोसी हैं, बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान है, जिससे हमारे आए दिन कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो क्या एज ए ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी आर्य समाज का कोई ऐसा विचार है जो खास हो, जो और संगठनों के पास नहीं है? देखिए, आर्य समाज की अपनी कोई विचारधारा स्वयं की नहीं है। आर्य समाज की जो भी विचारधारा वो वेद की विचारधारा है। स्वयं की डेवलप की हुई कोई बिंदु नहीं है कि जो वेद में ना हो हमने डेवलप कर लिया हो। वेद की सार्वभौम विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार एक कुटुंब की तरह से है और हमें एक दूसरे के साथ अपने अपने संबंधों की व्याख्या करते हुए, सीमाओं को ध्यान रखते हुए जीना है। जैसे कोई अपनी सीमा को लांघेगा तो आप नहीं लांघ रहे हो, आप किसी और को भी लांघने के लिए प्रेरित कर रहे हो। एक ने बातचीत चल रही थी, गुस्सा आया, एक ने थप्पड़ मार दिया। अब आपने थप्पड़ इसलिए मारा कि ताकि अब वो भी मारे, तो आपने उकसाने का काम किया। अब दूसरा मारेगा तब वो अपने आप को गलत नहीं कहेगा, उसने कहा इसने मारा था इसलिए मैंने भी मारा। अब जब उसने मारा तो अब लड़ाई होगी कि किसने तेज मारा और किसने कम मारा। अब दूसरा दो मारेगा, अब ताकत जिसमें ज्यादा होगी फिर वो जीत जाएगा। अब यहां पे न्याय तो खत्म हो गया, अब ताकत का खेल आ गया। अब यहां न्याय नहीं चल रहा, अब क्या चल रही है, किसमें कितनी। क्योंकि न्याय तो दो जन के बीच होता है। जहां दो राजा लड़ रहे हो वहां तो फिर न्याय कौन करेगा? वहां तो फिर बल काम करेगा। वहां बल काम करेगा, लेकिन वहां भी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। अपने अपने राज्य की सुरक्षा करना और अपने हितों की रक्षा करना उसका दायित्व है।
आप अगर देखेंगे ना, आर्य समाज की हर बात में इतनी गहराई है। आर्य समाज का सबसे अंतिम नियम आप जब पढ़ते हैं, सर्वहितकारी, सब प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र, लेकिन सर्वहितकारी नियम में सबको परतंत्र रहना चाहिए। अब सबकी अपनी अपनी राज्यों की सीमाएं हैं, सब राज्यों के अपने अपने सोर्सेज हैं, स्रोत हैं हर चीज के। किसी के पास कोयला है, किसी के पास में ये है, किसी के पास सब्जी है, किसी के पास में अनाज है। अब वो ये चाहता मुझे वो भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, उसका मिल जाए, सब जगह मेरा अधिकार हो जाए, तो विवाद तो होना ही होना है। अगर वो ना करके जो उसके पास है उसको बढ़ाए, और तब वो दूसरे से वो देकर के दूसरा लेता रहे, ये व्यापार तो यही है ना, विनियम तो यही है ना। जो आपके पास है आप दूसरे को दीजिए, आपके पास नहीं है वो दूसरे से लीजिए, और मार्केट अपने आप ही रेट को तय कर देता है। आप डंडा मार करके जबरदस्ती अपने रेट में कुछ चीज लेना जाए तो दुनिया में विवाद होगा, और अननेसेसरी में हजारों मनुष्यों की मृत्यु हो रही है। क्या ये इंटरप्रिटेशन भी ठीक है कि आर्य समाज इन सब विषयों पे काम कर रहा है, आर्य समाज से प्रभावित लोग कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को आर्य समाज दिखाता कम है, काम अधिक करता है? देखिए, ये तो आर्य समाज के 150 वर्षों का इतिहास अपने आप में कह रहा है। आर्य समाज ने कभी भी पीआर के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, और आज के समय की ये सच्चाई है। आपकी बात दुनिया के पास वो जाएगी जो पीआर के माध्यम से, हजारों माध्यमों से दुनिया तक पहुंचेगी। आर्य समाज ने कभी अपने किए हुए कार्यों का प्रचार करने की कोई रणनीति नहीं बनाई जानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी वो एक अलग विषय, लेकिन नहीं बनाई, और उसके ऊपर कोई पैसा खर्चा नहीं किया। आर्य समाज के पास अगर 100 रुपये आया तो उसने, अधिकतर संस्थान उनमें से 10-20 रुपया पीआर के ऊपर खर्च करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, अखबार में विज्ञापन देना, टीवी में विज्ञापन देना, हर जगह पे विज्ञापन देना। आर्य समाज की थॉट प्रोसेस ये कहती है कि 100 रुपया किसी व्यक्ति ने मुझे इस सेवा के काम के लिए दिया था, तो मैं वो 100 का 100 रुपया उसी में लगा दूं। मैं उसमें से 5 रुपये निकाल करके अखबार में विज्ञापन दूं, ये उचित नहीं लगता। ये अच्छा है बुरा छोड़ दीजिए, ठीक है गलत छोड़ दीजिए, लेकिन आर्य समाज की थॉट प्रोसेस इस रूप में काम करती है। इसलिए आर्य समाज के जो काम हैं, जो किए आर्य समाज ने इतिहास में, जो दुनिया को बदल सकने की क्षमता जिन्होंने रखी थी, उनका भी प्रचार आर्य समाज ने अखबारों में या पीआर के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, बड़े बड़े वक्ताओं के माध्यम से करने का कोई बड़ा प्रयत्न नहीं किया कभी भी। आर्य समाज अपने सीमित संसाधनों को अपने, कि मैं मान लीजिए मेरे को 100 रुपया मिला, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने उसमें 80 रुपये का सामान खरीदा, एक रुपये का एक परिवार के लिए सामान खरीदा, और 20 रुपये का खर्चा किया अखबारों में विज्ञापन देने के लिए। आर्य समाज की थॉट प्रोसेस ये कहती है उससे बेहतर है कि 20 परिवारों को और दे दो यार। इसलिए जहां आवश्यक ना हो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ जगह मुझे लगता है प्रचार आवश्यक भी होता है। मैंने क्या कहा कि अभी ये बात नहीं हो रही है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी आपने पूछा था किया है कि नहीं किया, तो नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्य समाज एक थॉट है, तो इस थॉट से प्रभावित ऐसे लोग भी कार्य कर रहे हो जिनके बारे में हमें भी ना पता। हजारों लोग जो ऑटोमेटिकली आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित हो गए। ना जाने कितने स्कूल और कॉलेज आर्य समाज ने नहीं खोले, लेकिन आर्य समाज की इस विचारधारा को लेकर के स्कूल और कॉलेज उन्होंने खोले। जो कभी धर्मशालाएं बनाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, उन्होंने कहा मंदिर से बेहतर एक विद्यालय बनाना है। किससे प्रेरित हुए? आर्य समाज से। मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। बड़े बड़े मतों के अपने विद्यालय नहीं थे। आर्य समाज का डीएवी विद्यालय खुला लाहौर के अंदर। उसके पश्चात अन्य मतों ने धार्मिक मंदिर बनाने की जगह पर विद्यालय खोलने आरंभ किए, गुरुकुल खोलने आरंभ किए। चाहे वो स्वामी नारायण के गुरुकुल हों, उनकी भी प्रेरणा किसी ना किसी रूप में आई। चाहे वो जैनेन्द्र गुरुकुल हो, जैन संप्रदाय का, उसकी भी प्रेरणा गुरुकुल कांगड़ी से आई। खालसा कॉलेज हो, बहुत बाद में खुला। अनाथालय आर्य समाज ने पहले खोले, उसके पश्चात अन्य मत वालों ने भी अनाथालय खोले। लड़कियों के विद्यालय आर्य समाज ने पहले खोले। लड़कियों को पढ़ाना गलत मानते थे, बाद में उन्होंने भी खोले। तो आर्य समाजी होना ही जरूरी नहीं। आर्य समाज की विचारधारा को फॉलो कर लिया देख करके आर्य समाजी है या नहीं, मेंबर है या नहीं है, उसको कहता है कि नहीं मैं आर्य समाज को फॉलो करूं, ये कोई विषय नहीं है। ये कोई विषय है ही नहीं। अगर वो फॉलो कर रहा है, विधवा विवाह होना धर्म के खिलाफ माना जाता था। आज लगभग हर जातियों में विधवा विवाह हो रहे हैं। अब वो आर्य समाजी है या नहीं है ये मैटर नहीं है, लेकिन हाँ वो उस बात को फॉलो कर रहे हैं जो आर्य समाज ने कभी डंके की चोट पे उठाई थी और उठाने के लिए दंश भी झेला था। आज सरकारें कह रही हैं जातिवाद मत मानो। आर्य समाज ने 150 साल पहले कहा आर्य नाम के आगे आर्य लिखो, पता ही ना लगे आप कौन सी जाति के हो, ऊंची के हो, नीची के हो, छोटी के हो, बड़ी के हो। हमने उस पहचान को खत्म किया।
उस पहचान को जमीन में दबा दिया, कोई पहचान नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो है वो ये है, क्या मानेंगे उसको? तो इसलिए आर्य समाजी होना जरूरी नहीं। आर्य समाज की बातों को मानने के लिए करोड़ों लोग मान रहे हैं आज। ठीक, अंतिम प्रश्न मेरा क्लोजर की ओर, कि साइंस जो कि युवाओं को बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय लगता है और है भी, उस पर क्या टेक है आर्य समाज का? क्या उस पर भी कोई? साइंस का उद्गम ही आर्य समाज है। अब आप कहेंगे आर्य समाज मीन्स वेद। अगर आर्य समाज को वेद से अलग कर दिया जाए तो कुछ बचता नहीं है, मतलब आर्य समाज नाम का कोई अस्तित्व बचेगा नहीं, वेद को अलग कर दिया जाए तो। वेद ही इस ज्ञान और विज्ञान का मूल और उद्गम स्थल है। नहीं, मैं भविष्य के बारे में पूछ रहा मैं हूँ। भविष्य के बारे में बताता हूँ। इसलिए आर्य समाज उस उद्गम स्थल को संभाल करके रखना चाहता है। अगर ये उद्गम स्थल गंदा हो गया, जो हो चुका था, ऋषिदान ने उसको साफ सुथरा करके फिर से स्थापित कर दिया, भाई ये है, इससे गाइड ले लो। और जब गंदा हो चुका था, उस समय उससे गाइड लेता तो उल्टी दिशा में जाता। आज उसको संभाल के रख दिया। आज आर्य समाज की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है उस साइंस के मूल स्रोत की रक्षा करना, ताकि जब भी भटकाव आए दो विचारधाराओं में, साइंस की किसी दो विचारधाराओं में, तो वो अपने आप को ठीक कहाँ करेगी? जा करके उस वेद से पूछेगी, भैया तुम बताओ सही क्या है, गलत क्या है। ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं स्वयं साइंस से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं क्योंकि महर्षि दयानंद से प्रभावित होकर ही ये काम को इतना कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी आर्य समाज इसे अपना एजेंडा मानती है साइंस को? ये मेरा प्रश्न था। आर्य समाज साइंस को एजेंडा मानती है, मानती रही है और मानती रहेगी, क्योंकि साइंस, ऋषिदान ने एक बात ये कही है कि मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं है। फिर उनका मंतव्य क्या है? वही जो वेद में है। वेद में क्या है? वेद में विज्ञान है, हर विषय का है। कौन सा ऐसा विषय है जिसका मूल वहां ना हो? कौन सा ऐसा विषय? वो ढूंढना मुश्किल है। मुश्किल शब्द भी गलत है, असंभव है, क्योंकि है ही नहीं। इसलिए आर्य समाज साइंस को एजेंडा मानता है। साइंस में बदलाव जब भी आते हैं, वो बदलाव आएंगे तो उस मूल रूप में ही आएंगे जो वेद में लिखे, उससे दाएं और बाएं वो जाने वाले नहीं। इसलिए वेद को उस एंगल से समझना, उस एंगल से पढ़ना, उस एंगल से पढ़ाना, ये न्यूनता मैं जरूर मानता हूं कि साइंस के एंगल से वेद को जिस रूप में स्थापित करना चाहिए था, हम अभी उस रूप में कहीं ना कहीं थोड़े से कमज़ोर रहे। इस क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं साइंस के पढ़ने वाले स्टूडेंट से इतनी ही अपेक्षा करूंगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर वो साइंस में कहीं भी भटकाव पा रहे हैं, किसी इशू का समाधान पाने में उनको मुश्किल हो रही है, वो समाधान उनको वेद में मिलेगा। लेकिन उस वेद के पास जाने के लिए कोई सरल मार्ग नहीं है कि वेद की पुस्तक खोली, पेज नंबर रेफरेंस मांगा और उससे उनको वो समाधान मिल गया। ये शॉर्टकट वेद तो नहीं है। उसके लिए उनको पूरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। वेद के उस डीप, उस गहराई में जाने के लिए वो पाथ फॉलो करे बिना वो वेद की पुस्तक खोल के बैठ जाएं, बोले साइंस किस में है, बोले ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद की पुस्तक ढूंढने लगे, उसमें मंत्र ढूंढने लगे, उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए ऐसा ना समझें कि सीधे तौर पे वो है। वेद में सूत्रात्मक ज्ञान है। सूत्र की व्याख्या करने के लिए अन्य ग्रंथों की सहायता लेनी पड़ती है, जो हमारे महान ऋषियों ने उन ग्रंथों, उन वेद के मंत्रों को समझाने के लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना की, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, चाहे वो उपवेद हैं। उनको जाने बिना वेद को समझना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आर्य समाज का एजेंडा साइंस पहले भी था और आज भी है। हाँ, उसको और ज़्यादा गति देने की आवश्यकता महसूस होती है। आप जैसे नौजवान हैं, जब आप वेद की गहराई को समझ करके 2, 4, 5 सूत्रों को भी अगर आपने दुनिया के सामने इस रूप में रख दिया कि इस गुण सूत्र का वास्तविक समाधान केवल इस सूत्र में है, इसके बिना चाहे वो ब्रह्म सूत्र हो, चाहे वो कोई भी सूत्र हो, अनेक 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 सूत्र हैं, तो मुझे लगता है कि वेद की और आम आदमी की और युवा व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी। रुचि बढ़ेगी तो अपने आप वेद का और ज़्यादा प्रभाव प्रसार हो सकेगा। तो इसी के साथ हम आज इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। और जैसा विनय जी ने अंत में कहा कि ये एजेंडा है आर्य समाज का, और क्योंकि मैं स्वयं उसी मार्ग में काम कर रहा हूँ, तो ऐसी आशा है कि भविष्य में युवाओं को वेद का वैज्ञानिक प्रताप दिखेगा
और इसी के साथ हम आज इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।